वहाँ दिखता है कि किस तरह मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। बिना पढ़े गांधी के खिलाफ कुछ भी कहने लगते हैं। एंटीबॉडी यहाँ भी मिलती है और कोरोना से आप लड़ सकते हैं। उपचुनाव हमेशा सत्तारूढ़ दल के हुआ करते हैं। नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूँ योगेश मिश्र। लोकतंत्र में गजब गजब के प्रयोग हो सकते हैं। लोकतंत्र में अजब अजब के अनुभव हो सकते हैं। यह लोकतंत्र की खूबी भी है और तमाम लोग इसे ही लोकतंत्र की खामियां भी बताते हैं। परंतु हम आज जिस बात की चर्चा करेंगे वो लोकतंत्र की एक बड़ी खूबसूरत खूबी की होगी। नागालैंड में आज की तारीख में कोई विपक्ष नहीं रह गया है। सभी लोगों ने मिलकर के नागा समस्या के समाधान के लिए एक संयुक्त सरकार बना ली है और यह कोशिश दूसरी बार हो रही है ताकि नागा समस्या के समाधान का हल निकाला जा सके। अगर इस तरह राजनेता और हमारे राजनीतिक दल स्टैंड लें तो देश की बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान निकल सकता है। हालांकि यह नागालैंड की ओर से किए गए प्रयोग का दूसरा अवसर है। पहला अवसर बहुत सफल नहीं हुआ था, लेकिन इस बार जिस तरह के प्रयोग हो रहे हैं उस तरह के प्रयोग से उम्मीद की जानी चाहिए। नागालैंड में सत्तारूढ़ पीपुल्स डेमोक्रेटिक अलायंस (पीडीए) और मुख्य विपक्षी पार्टी नागा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) ने सर्वदलीय सरकार नागालैंड यूनाइटेड गवर्नमेंट की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। इन दलों का कहना है कि नागा राजनीतिक समस्या के स्थायी शांतिपूर्ण समाधान के लिए उन्होंने आपसी प्रतिद्वंदिता को भुलाकर हाथ मिलाने का फैसला किया है। नागा पीपुल्स फ्रंट वर्ष 2018 में चुनाव हारकर सत्ता से बाहर हो गया था, लेकिन अब वह फिर सत्ता में आ गया है। राज्य की 60 सदस्यीय विधानसभा में एनडीपीपी के 20, भाजपा के 12 और एनपीएफ के 25 विधायकों के अलावा 2 निर्दलीय भी हैं। फिलहाल एक सीट अभी खाली है। नागालैंड में सर्वदलीय सरकार के गठन का यह दूसरा मौका होगा। इससे पहले वर्ष 2015 में विपक्षी कांग्रेस के 8 विधायकों के सत्तारूढ़ नागा पीपुल्स फ्रंट में शामिल होने पर ऐसी सरकार बनी थी। भारतीय जनता पार्टी, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी और 2 निर्दलीय विधायक सत्तारूढ़ पीडीए में शामिल हैं। इन सब ने राजधानी कोहिमा में आयोजित एक बैठक में आम राय से सर्वदलीय सरकार के गठन का फैसला किया है। इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, उप मुख्यमंत्री यानथुंगो पैटन और विपक्ष के नेता टीआर जेलियांग और एनपीएफ और उसके सहयोगी के अध्यक्षों ने हस्ताक्षर किए हैं। प्रस्ताव में कहा गया है कि नागा राजनीतिक समस्या एक बेहद अहम मुद्दा है जो दशकों से चली आ रही है। समस्या के स्थायी और स्वीकार राजनीतिक समाधान के लिए ही तमाम दलों ने हाथ मिलाने का फैसला किया है। प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाली पार्टियों का कहना है कि राज्य में शांति बहाल करने के लिए वे सकारात्मक विचारधारा के साथ नागा की शांति प्रक्रिया को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगी ताकि इस समस्या का अस्थायी समाधान निकाला जा सके। नागालैंड में शांति के मकसद से केंद्र सरकार ने सबसे बड़े उग्रवादी संगठन NSCN-IM के साथ 24 साल पहले वर्ष 1997 में युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 3 अगस्त 2015 को NSCN के इसाक मुइवा गुट के साथ एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए, लेकिन उसके प्रावधानों को गोपनीय रखा गया। इसके बाद शांति प्रक्रिया के किसी अंजाम तक पहुंचने की उम्मीद पैदा हुई थी, लेकिन बावजूद इसके इस प्रक्रिया में अक्सर गतिरोध पैदा होते रहे। वर्ष 2017 में नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप जैसे 7 विद्रोही गुटों को शांति समझौते में शामिल किए जाने से कुछ नागा संगठनों ने निराशा जताई थी। इसे शांति प्रक्रिया को लंबा खींचने का बहाना बताया था। कुछ दिनों पहले NSCN ने फ्रेमवर्क समझौते के प्रावधानों को सार्वजनिक करते हुए लंबे अरसे तक शांति प्रक्रिया में मध्यस्थ रहे एन रवि पर साझा संप्रभुता का हवाला देते हुए मूल समझौतों में कुछ लाइन बदलने का आरोप लगाया था। भारत में 1981 में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विस्तार के पहले नागा समुदाय के इलाके पूर्ण संप्रभुता वाले थे। जब अंग्रेजी हुकूमत ने भारत पर शासन जमाया तो नागा इलाके भी उसकी जद में आ गए। उस समय असम राज्य के भीतर नागा हिल्स नामक क्षेत्र होता था जो बाद में चलकर नागालैंड राज्य बना, लेकिन इस नागालैंड में मूल नागा हिल्स के बहुत कम इलाके शामिल थे। नागा हिल्स का बहुत बड़ा हिस्सा मणिपुर में चला गया, जबकि बहुत से इलाके असम और अरुणाचल प्रदेश में शामिल कर दिए गए। नागा समुदायों का बहुत सा इलाका म्यांमार में भी चला गया। जब भारत की आज़ादी और स्वायत्त क्षेत्रों की बात शुरू हुई
तभी नागा कबीलों ने ब्रिटिश हुकूमत को सूचित कर दिया कि वे भारत गणराज्य में शामिल नहीं होंगे। इसलिए भारत की आज़ादी के एक दिन पहले यानी 14 अगस्त 1947 को नागा ने अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी। तब से हर साल विभिन्न नागा गुट 14 अगस्त को आज़ादी का समारोह मनाते हैं। इस साल भी ऐसा ही हुआ। नागा इलाकों को चूंकि भारत में शामिल कर लिया गया था, देश के आज़ाद होने के बाद नागा कबीलों ने संप्रभुता की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किए। उस दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, जिससे निपटने के लिए उपद्रव वाले इलाकों में सेना तैनात की गई। 1957 में केंद्र और नागा गुटों के बीच शांति बहाली पर आम राय बनी। सहमति के आधार पर असम के पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले तमाम नागा समुदायों को एक साथ लाया गया, लेकिन जमीनी हालात ज्यों के त्यों रहे, इलाके में उग्रवादी गतिविधियां जारी रहीं। 1960 में आयोजित नागा सम्मेलन में तय हुआ कि इस इलाके को भारत का हिस्सा बनना चाहिए। वर्ष 1963 में नागालैंड राज्य बनाया गया। 1964 में यहाँ पहली बार चुनाव कराए गए, लेकिन अलग राज्य बनने के बावजूद नागालैंड में उग्रवादी गतिविधियां खत्म नहीं हुई। 1975 में तमाम उग्रवादी नेताओं ने हथियार डालकर भारतीय संविधान के प्रति आस्था जताई, लेकिन यह शांति ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। 1980 में राज्य में सबसे बड़ा उग्रवादी संगठन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड का गठन किया गया। उसके बाद राज्य में उग्रवाद का लंबा दौर जारी रहा। राज्य में शांति बहाली के मकसद से केंद्र सरकार ने सबसे बड़े उग्रवादी संगठन NSCN के साथ 1997 में युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट यानी समझौते के प्रारूप पर हस्ताक्षर करने के बाद शांति प्रक्रिया के मंजिल तक पहुंचने की कुछ उम्मीद हुई थी, लेकिन इस प्रक्रिया में अक्सर गतिरोध पैदा होते रहे। NSCN IM शुरू से ही असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के नागा बहुल इलाकों को मिलाकर नागालिम यानी ग्रेटर नागालैंड के गठन की मांग करता रहा है। इलाके के यह तीनों राज्य केंद्र से कोई भी समझौता करने से पहले बाकी राज्यों की संप्रभुता बरकरार रखने की अपील करते रहे हैं। NSCN का कहना है कि फ्रेमवर्क समझौते के 6 साल बीत जाने के बाद भी भारत सरकार की ओर से अब तक कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। नागाओं के साथ ऐसा सलूक नहीं किया जा सकता। संगठन का दावा है कि केंद्र सरकार अपने वादे को पूरा करने में नाकाम रही है। दरअसल नागालैंड में अस्थायी शांति लाने के प्रयास ठप हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने NSCN की ओर से अवैध रूप से टैक्स की वसूली रोक दी है। यह उग्रवादी संगठन अपनी स्थापना के समय से ही राज्य के तमाम लोगों, व्यापारियों और सरकारी कर्मचारियों तक से टैक्स वसूलता रहा है। केंद्र सरकार ने 3 अगस्त 2015 को NSCN के इसाक मुविया गुट के साथ जो समझौता किया था और उसके प्रावधानों को गोपनीय रखा गया था, बाद में वर्ष 2017 में नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप जैसे 7 विद्रोही गुटों को शांति समझौते में शामिल किए जाने से कुछ नागा संगठनों ने निराशा जताई। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि NSCN अलग संविधान और झंडे की मांग पर अड़ा है, जबकि केंद्र सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। यही शांति प्रक्रिया की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। अब देखना है कि जब सारे दल एक साथ शामिल हो गए हैं, वो एक साथ समस्या का समाधान निकालना चाहते हैं, तो केंद्र से उनकी समस्या के समाधान निकालने के लिए कितनी मदद मिल सकती है, और जो सारे के सारे दल एक साथ सत्ता में शामिल हो गए हैं, इनकी नीयत और नीति कैसी होगी, यही नागालैंड की समस्या का समाधान होगा। देखना है कैसे एक नया इतिहास नागालैंड लिखने को तैयार होता है। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।